Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video। जनरल एंट्री की 3 या 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डीके गोयल के कुछ करे थे। आगे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बच्चों को थोड़ी कॉम्प्लिकेसी रहती है इसके अंदर, बट जहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मैं पूरा प्रयास करता हूँ उनको सिंपल से सिंपल करने के लिए, बहुत आसान बनाने के लिए। एंड बाय द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड हर तरह की समस्या बिल्कुल समाधान हो जाने वाली है। बहुत सिंपल तरीके से आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके बच्चों, साथ ही में करेंगे, पर उससे पहले ये शानदार पीपीटी नोट्स से हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो पिक्चराइजेशन, वो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क काम करता कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, एक्चुअल में फ्रेमवर्क इस तरह का होता है ट्रेड डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में। यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो बच्चों, ये एक रिटेल चेन है। पहले गुड्स मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाए जाते हैं फैक्ट्री में, जैसा कि हम जानते हैं, और ये गुड्स बच्चों बल्क में बनते हैं, है ना। ये गुड्स बनते हैं बल्क में, मतलब एक साथ लार्ज क्वांटिटीज में। अब ये सभी गुड्स को बेच दिया जाता है लार्ज क्वांटिटीज में होलसेलर को। ठीक है, आपके एरिया में भी आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर कर बताइए। वहां पर हर गुड्स का एक ना एक होलसेलर तो जरूर होगा। ठीक है, ग्रोसरी का, टेक्सटाइल का, अलग अलग गुड्स के होलसेलर होते हैं जो एक लोकेलिटी में फंक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को बल्क में खरीद लेते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं। फिर वो आगे रिटेल, मतलब छुटपुट क्वांटिटी में, छोटी मोटी क्वांटिटी में इन गुड्स को रिटेलर्स को बेचते हैं। मतलब आपके गली के कोनर पर जो शॉप है वो रिटेल शॉप है, जो गुड्स को खरीद कर लाता है ताकि कस्टमर्स की छोटी मोटी नीड को पूरा किया जा सके, और वो गुड्स होलसेलर से खरीदता है। अब ये छोटी मोटी क्वांटिटी में, 1 2 3 4 की क्वांटिटी में कस्टमर्स को बेच दिए जाते हैं। जो कस्टमर की नीड होती है उतना गुड्स कस्टमर खरीद कर ले आते हैं। मतलब सबसे पहले तो गुड्स सप्लाई कहाँ से होते हैं बच्चों, मैन्युफैक्चरर से। और मैन्युफैक्चरर से जो गुड्स सप्लाई होते हैं वो बल्क में होते हैं। ठीक है, फिर होलसेलर इन्हें खरीदता है, और एक स्पेसिफिक एरिया में होलसेलर बहुत सारे रिटेलर्स, जैसे मान लीजिए मैं झालावाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो झालावाड़ में, है ना, उस गुड्स के, मान लीजिए शूज डीलर है वो, तो शू के रिटेलर हैं बहुत सारे, तो होलसेलर से वो शूज खरीदेंगे। और मान लीजिए 100 शॉप है, 100 शॉप्स हैं झालावाड़ में, तो वो शूज खरीद कर लेकर आएंगे। अब कस्टमर को जो 1 2 3 शूज के पेयर चाहिए वो रिटेलर से खरीद लेंगे। रिटेलर इज द रिटेल शॉप जो छुटपुट में गुड्स को रखते हैं, छोटी क्वांटिटीज में, कम क्वांटिटीज में, कस्टमर की नीड के हिसाब से, अपने लोकल कस्टमर की नीड के हिसाब से वो उन्हें गुड्स सेल कर देते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यहां पर काम क्या करता है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में काम करता है यहां पर बल्क परचेजिंग के लिए। मतलब कि जब गुड्स को मतलब कि जब गुड्स को मेरे बच्चों मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के द्वारा खरीदा जाता है, यानी कि जब गुड्स को बल्क में परचेज किया जाता है। देखिए, मान लीजिए होलसेलर जो है वो बल्क क्वांटिटी परचेज कर रहा है 10,000 की। आई बात समझ में, यहां पर अमाउंट इज इररिलेवेंट, क्वांटिटी इज रिलेवेंट। ठीक है, मान लीजिए 1000 यूनिट ये परचेज कर रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से बल्क में, और 10,000 की वो टोटल पड़ती है इसको। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरर से पूछता है कि मैं यदि आपसे बल्क में परचेस कर रहा हूं तो क्या आप मुझे डिस्काउंट देंगे। मैन्युफैक्चरर के यहां पर एक पॉलिसी है कि वो सर 20% का ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है बल्क डिस्काउंट। यदि आप उनसे बल्क में परचेस करेंगे, एक निश्चित बल्क क्वांटिटी उन्होंने फिक्स कर रखी है, लेट से 1000 यूनिट, कि यदि आप हमसे 1000 यूनिट खरीदेंगे तो हम आपको 20% का डिस्काउंट दे देंगे, एड होक डिस्काउंट, जिसको आप एड होक डिस्काउंट भी बोल सकते हो। आई बात समझ में, एड होक, एक साथ दिया जाने वाला डिस्काउंट। ठीक है सर, तो रिटेलर, होलसेलर को ये बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, होलसेलर ने क्या किया, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझिए। मैन्युफैक्चरर सेल द गुड्स टू द होलसेलर लिस्ट प्राइस। अब ये लिस्ट प्राइस क्या है बच्चों, लिस्ट प्राइस का मतलब है मैक्सिमम मार्केट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब आप लिख लीजिए मैक्सिमम मार्केट प्राइस। आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे
तो मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगा, प्रिंट निकाल कर इसको रख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका जगह जगह काम आने वाला है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये जो गुड्स 1000 यूनिट के बेचे जाएंगे, उनकी यदि मार्केट प्राइस देखी जाए तो 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से टोटल 10,000 रुपए बनती है। ठीक है, अब चूंकि ये 1000 यूनिट खरीद रहा है, एक यूनिट है 10 रुपए की। ठीक है, तो 10,000 रुपए उसकी मार्केट प्राइस हो गई। अब मैन्युफैक्चरर कहता है कि हम आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे, तो ये 20% डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस का होगा। किसका होगा बच्चों? लिस्ट प्राइस, मतलब मैक्सिमम मार्केट प्राइस का। मैक्सिमम मार्केट प्राइस है 10,000, 10,000 का 20% कितना हो गया बच्चों? 2,000। आई बात समझ में? तो इसके लिए नेट प्राइस कितने की पड़ जाएगी? 8,000 की। तो अब इसे 8,000 ही पे करने हैं रिटेलर को। आई क्या बात समझ में? मतलब कि नेट परचेज इसके लिए जो बनेगा बच्चों, वो बन जाएगा नेट परचेज प्राइस ₹8,000। मतलब इसे उस डब्बे की 10,000 की प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब जो इस बॉक्स पे लिखा हुआ है ना बच्चों 10,000, ये इसकी मार्केट प्राइस है, मतलब मैक्सिमम मार्केट प्राइस है 10,000। अब इस 10,000 की प्राइस से इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये गुड्स इसके लिए 8,000 का पड़ा है। कितने का पड़ा है बच्चों? 8,000 रुपए का ये गुड्स इसके लिए पड़ा है। तो इसके लिए परचेज की कॉस्ट भी कितनी होगी बच्चों? 8,000। तो अपनी बुक्स में ये जो होलसेलर है वो अपने एक्सपेंस को, मतलब परचेज को कितने पर रिकॉर्ड करेगा बच्चों? परचेज को ये 8,000 पर ही रिकॉर्ड करेगा। इसे 10,000 से कोई लेना देना नहीं है। ये जो गुड्स खरीद कर लाया ना, ये जो गुड्स खरीद कर लाया है, इस गुड्स के बॉक्स पर 10,000 जरूर लिखे हुए हैं। ये मैक्सिमम सेल प्राइस है, एमएसपी। आई बात समझ में? पर इसके लिए पड़ा कितने का ये गुड्स? ये इसके लिए पड़ा 8,000 का, क्योंकि इसे मिल गया 20% का टीडी, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। क्यों मिला? क्योंकि इसने गुड्स बल्क में परचेज किए, मतलब कि 10,000 रुपीज और 1,000 यूनिट के गुड्स इतने परचेज किए। मैन्युफैक्चरर की जो बल्क डिस्काउंट की पॉलिसी है उसको इसने अवेल किया, उसको इसने फॉलो किया, इसलिए इसको डिस्काउंट मिल गया। तो 10,000 का गुड्स इसके लिए 8,000 का पड़ गया। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये अपनी बुक्स में होलसेलर कितने पर रिकॉर्ड करेगा? 8,000 पर परचेज को रिकॉर्ड करेगा। सिंपली आप इसे रीड कीजिए, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू डीलर, मतलब होलसेलर को। ठीक है, डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स को भी दिया जाता है। यदि रिटेलर्स बल्क में खरीदेंगे तो होलसेलर वो डिस्काउंट रिटेलर को भी दे सकता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है बच्चों कि रिटेलर जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी गुड्स परचेज कर सकते हैं। रिटेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी गुड्स परचेज कर लेते हैं, और यदि वो बल्क में परचेज करते हैं तो उन्हें भी बल्क डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैन्युफैक्चरर के पास तो जो भी बल्क में परचेज करने के लिए आएगा और उसकी पॉलिसी क्राइटेरिया को, कंडीशन को फुलफिल करेगा, मतलब मिनिमम क्वांटिटी जो उसने निर्धारित कर रखी है कि आप इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदेंगे तो हम आपको बल्क डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट देंगे, तो जो भी उस कंडीशन को फुलफिल करता है उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। आई बात समझ में? तो ट्रेड डिस्काउंट विल बी गिवन ऑन दी बल्क परचेज फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर बाय दी होलसेलर और रिटेलर इज द केस में भी। आई बात समझ में? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम दी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब इसको मार्केट प्राइस में से हम कम कर देंगे। अब देखो बच्चों, बिजनेस में तो हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। यदि हम होलसेलर की बात करें, तो होलसेलर के लिए बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी वो होनी चाहिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्या होनी चाहिए? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसके लिए 10,000 का गुड्स 20% के डिस्काउंट के बाद 8,000 का ही पड़ा है। तो बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई कितनी? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन 10,000 हुई या फिर 8,000 हुई? मुझे ये बताओ। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इसके बिजनेस के लिए हुई 8,000, इसलिए वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पर ही बिजनेस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा और अपनी बुक्स में परचेज को, वो मतलब परचेज नामक जो एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस उसका है, उसको वो डेबिट करेगा, क्योंकि खर्चे बढ़ते हैं तब डेबिट होते हैं बच्चों। और कितने से करेगा? 8,000 से। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब हमें ये समझ में आया सर कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है सर,
उसे बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और जो बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है, जो बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है वो नेट नेट प्राइस पर होती है। नेट प्राइस का मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो नेट प्राइस आती है उसी पर हम बुक्स में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हमारे एग्जांपल में ये 8000। क्या बात समझ में आती है सर? बिल्कुल। मतलब बहुत सिंपल और सीधे शब्दों में यदि मैं आपसे बात कहूं तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ट्रेड डिस्काउंट के डिडक्शन के बाद हुई है उसे ही बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत सिंपल है सर। ठीक है, तो क्या ये बात यहां तक समझ में आई? मुझे कमेंट कर कर जरूर बता दो बच्चों, क्या ये पूरी पिक्चर आपको समझ में आई? हाँ जी सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, कमेंट कीजिए, बताइए। दूसरा टॉपिक है हमारा कैश डिस्काउंट। यह है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट गिवन बाय सेलर ऑन दी अर्ली पेमेंट। अब ये बिल्कुल अलग पिक्चर है, इसको आप ट्रेड डिस्काउंट के साथ मर्ज मत कीजिए। देखिए, चूंकि हमें 8000 के बिल का पेमेंट करना था, हम थे होलसेलर, हमने खरीदा था 10,000 का गुड्स 8,000 में, और हमने परचेज रिकॉर्ड कर लिया 8000। हमारा बिल बिल जनरेट हुआ 8000 का। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरर ने जो इनवॉइस रेस करी थी वो थी हमारे ऊपर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया, ग्रोस प्राइस लिखी 10,000, उसमें से 2000 ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, नेट इनवॉइस हमारे नाम उसने बना दी 8,000 की। अब देखिए, ये इसके साथ एक कंडीशन और लगाता है होलसेलर, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कहता है कि यदि आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, मतलब कंडीशन किसकी है सर? कंडीशन है अर्ली पेमेंट की। देखिए, हम जो खरीदते हैं गुड्स एज ए होलसेलर, वो क्रेडिट पे खरीदते हैं क्योंकि हमारा रेगुलर बिजनेस है। मैन्युफैक्चरर से हम रेगुलरली ट्रेड करते हैं, तो 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, हम उसका पेमेंट समय पर कर देते हैं, वो भी हमें गुड्स क्रेडिट पर दे देता है। पर यहां पर एक कंडीशन है मैन्युफैक्चरर के पास, ये समझ लीजिए आप। वो कहता है कि यदि भाई तू 10 दिन में पेमेंट कर ले, मतलब वो अर्ली पेमेंट को मोटिवेट करना चाहता है कि हमसे पैसा जल्दी निकल जाए, छूट जाए। पैसा छूटता नहीं है हमसे, वो चाहता है कि हम पैसा उसको समय पे दे दें, 10 दिन के अंदर दे दें, उसका बिजनेस चलता रहे। ज्यादा उधारी नहीं करना चाहता हूं। आई बात समझ में? तो बायर पे विद इन दिस डिस्काउंटेड पीरियड, यदि हम डिस्काउंटेड पीरियड के अंदर ही पैसा दे देंगे तो उसने एक कंडीशन लगा रखी है कि वो आपको कैश डिस्काउंट दे देगा पेमेंट का। मतलब कैश डिस्काउंट किसका परसेंटेज होता है? कैश डिस्काउंट पेमेंट, ऐसा पेमेंट जो आप समय से पहले करने वाले हैं। कैश डिस्काउंट की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट को मोटिवेट करता है। अर्ली पेमेंट को, पूरा सुनना बच्चों ध्यान से, मोटिवेट करता है कि आप अर्ली पेमेंट करें। आई बात समझ में? और आप ड्यू डेट जो सेलर ने फिक्स कर दी है ना, ड्यू डेट जो सेलर ने फिक्स करी है, उससे पहले, ड्यू डेट जो सेलर ने फिक्स करी है उससे पहले या उस तक, उस डेट तक, लिखना बच्चों ध्यान से आप। परचेजर जितना भी पेमेंट करता है, परचेजर, पूरी बात एक एक क्लियर हो जाएगी। जितना भी पेमेंट करता है, अभी कंक्लूड करूंगा मैं आपको, जितना भी पेमेंट करता है उस पेमेंट का फिक्स्ड परसेंटेज कैश डिस्काउंट सेलर द्वारा परचेजर को दिया जाता है।
मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर यदि हम एज ए होलसेलर 10 दिन के अंदर, जिस दिन हमने गुड्स खरीदा उससे 10 दिन के अंदर पूरा पेमेंट कर देते हैं। पूरा हमारा पेमेंट कितना था? 8,000। तो 8,000 का फिक्स परसेंटेज जो मैन्युफैक्चरर ने, यानी कि सेलर ने, सेलर कोई भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। तो कैश डिस्काउंट स्केलर चेन के अंदर हर जगह ऑपरेट करता है, काम कर सकता है। जो भी सेलर गुड्स के रेस्पेक्ट में अर्ली पेमेंट चाहता है वो कैश डिस्काउंट दे सकता है। कैश डिस्काउंट सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि वो अर्ली पेमेंट करे। तो इसका परसेंटेज 2% हो गया, 160 रुपये। तो यदि मैं 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दूं, मान लीजिए मैंने परचेज किया था 1 अप्रैल 2026 को, और इन्होंने कंडीशन रख दी कि 10 अप्रैल 2026 से पहले पहले आप पेमेंट कर दोगे तो 2% हम आपको डिस्काउंट और दे देंगे, कैश डिस्काउंट। तो भाई मान लो मैंने 5 अप्रैल को पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा 8,000। तो मुझे 8,000 पे नहीं करना है, फिर 160 का मुझे और डिस्काउंट मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट, और मुझे नेट पेमेंट करना पड़ेगा 7840। बायर विल पे दी लेस अमाउंट। आई क्या बात समझ में? मतलब मुझे 8,000 का जो मैंने गुड्स खरीदा है उसके रेस्पेक्ट में 7840 ही पे करना है, 160 का डिस्काउंट मुझे और मिल जाएगा। अब ये वाला जो डिस्काउंट मिला है ये बल्क डिस्काउंट नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये परचेज के समय मिलने या दिया जाने वाला डिस्काउंट नहीं है, ये पेमेंट के समय, और पेमेंट भी कौन सा? ड्यू डेट से पहले किया जाने वाला। तो अर्ली पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए ये दिया जाने वाला एक तरह का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। आई बात समझ में? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यदि यहां पर हमारे क्वेश्चन के अंदर अप टू 10 अप्रैल 25 यदि होलसेलर पेमेंट करता मैन्युफैक्चरर को, और पेमेंट बच्चों 8,000 नहीं करता, 6,000 ही करता, ठीक है, 10 तारीख तक, मतलब 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज, जो उसकी कंडीशन थी, विद इन 10 डेज आपको पेमेंट करना है, तो आप ले जाइए 2% डिस्काउंट। अब विद इन 10 डेज तो इसने 6,000 का ही पेमेंट किया, तो इसे कैश डिस्काउंट ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा, यानी कि सेलर के द्वारा दिया जाएगा होलसेलर को। होलसेलर है यहां पर परचेजर, ठीक है, और दिया जाएगा 6,000 का 2%, मतलब 120 रुपीज। और होलसेलर के द्वारा जो पेमेंट किया जाएगा बच्चों, यहां पर जो होलसेलर के द्वारा पेमेंट किया जाएगा मैन्युफैक्चरर को किया जाएगा, और वो किया जाएगा 6,000 माइनस 120, दैट इज 5880। तो 120 रुपये मैन्युफैक्चरर के लिए तो हो गया एक्सपेंस। आई बात समझ में? क्या समझ में आ रही बात आपको? एक्सपेंस, क्योंकि इसको ये पैसा नहीं मिला, इसने ये पैसा छोड़ दिया, है ना, आती लक्ष्मी को इसने ठुकरा दिया, ठीक है। तो एक्सपेंस है, इसको एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ रहा है इसलिए ये इसको डेबिट कर देगा। और नाम क्या होगा इसका? डिस्काउंट अलाउड। क्या नाम होगा इसका? डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि इसने डिस्काउंट दिया है, इसे ये डेबिट कर देगा। और इसके लिए 120 रुपये हो गया फायदा। क्या हो गया सर? फायदा। मतलब यह है इसकी इनकम, और इनकम इसके बिजनेस में बढ़ेगी तो इसको क्रेडिट कर देगा, और क्रेडिट करेगा ये इन द नेम ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। आई बात समझ में? मतलब जो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने वाले व्यक्ति को हो गया फायदा, क्योंकि उसकी बचत हो गई 120 रुपये की, इसलिए वो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड मानेगा। इनकम बढ़ती है इसलिए क्रेडिट करेगा इन द नेम ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। और जो कम पैसा ले रहा है उसके लिए हो गया एक एक्सपेंस, और वो इन द नेम ऑफ डिस्काउंट अलाउड इसे डेबिट कर देगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? बिल्कुल डायग्राम की तरफ हम लौटते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें की पॉइंट्स क्या है देखिए। कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट। बिल्कुल सर, कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ, किस नाम से रिकॉर्ड किया जाता है? डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड तो सेलर्स की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर।
क्या ये बात समझ में आती है सर? डिस्काउंट अलाउड तो सेलर की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेजर की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेजर की इनकम है वो क्रेडिट करेगा, डिस्काउंट अलाउड सेलर के लिए खर्चा है वो उसे डेबिट करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है। आई होप सो। कमेंट कर बताएंगे सभी बच्चे। इट इज ए गेन फॉर द बायर। ऑब्वियसली बायर पेमेंट कर रहा है ड्यू डेट से पहले तो उसको फायदा मिल गया, गेन है इसलिए उसे वो क्रेडिट करेगा। और लॉस फॉर द सेलर, तो सेलर उसे डेबिट कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लीजिए आप। होल सेलर बाय द गुड्स वर्थ ₹8,000 फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, जो हमने सीखा उसका डेरिवेशन है ये। टर्म है पेमेंट की 2% कैश डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 डेज। बिल का अमाउंट कितना था? 8,000। हम जानते हैं अमाउंट पेबल था, ठीक है। इसमें से 2% डिस्काउंट हमें मिल गया, नेट पेमेंट हमने कर दिया 7840 का। तो इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 10 डेज, नो कैश डिस्काउंट, बायर हैज टू पे फुल अमाउंट 8,000। यदि ड्यू डेट से पहले आप पेमेंट नहीं करते तो हमें पूरा पेमेंट करना होता। यदि हमने जो ये एग्जांपल लिया है 6,000 वाला बच्चों, इस केस में भी जो बचा हुआ 2,000 है, जिसका पेमेंट आप 8 में से 2,000 10 तारीख के बाद करेंगे, 10 दिन के बाद करेंगे, उसे आपको पूरा 2,000 करना पड़ेगा। उसमें कोई कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्यू डेट जो थी कैश डिस्काउंट को मिलने वाली वो बार्ड हो गई है, वो टाइम बार्ड हो चुकी है। आई बात समझ में? वो ड्यू डेट गुजर चुकी है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट्स गिवन एट द टाइम ऑफ सेल्स। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट तो बल्क परचेज के समय दिया जाता है, ठीक है, ये बल्क में आप खरीद के ला रहे हो, ठीक है। रिड्यूस द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में से लेस हो जाता है। नेट मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, जो 10,000 मैक्सिमम लिस्ट प्राइस थी उसमें से 2,000 लेस करने के बाद 8,000, उसी पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट को हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन 8,000 पर ही गुड्स को रिकॉर्ड किया। एनकरेज द बल्क बाइंग्स, ठीक है, यदि आप बल्क में खरीदते हो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बल्क परचेजिंग को मोटिवेट करता है। तो स्मार्ट बाइंग प्लस अर्ली पेमेंट, तो बिग सेविंग। यदि आप स्मार्ट बायर हो, ठीक है, बल्क परचेज करते हो, समय से पहले पेमेंट करते हो, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोनों ही हाथ में लड्डू होंगे आपके, कैश डिस्काउंट भी होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी होगा। कैश डिस्काउंट की बात करें तो अर्ली पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। भाई आपने खरीद लिया, अब आपको पेमेंट करना है, ड्यू डेट से पहले पेमेंट आप यदि कर देते हो और सेलर्स के यहाँ पर ये कंडीशन है कि वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दिया जाता है अर्ली पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए, तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा सर। ठीक है, रिकॉर्ड इसको बुक में किया जाता है, क्योंकि अर्लियर हमने एक्सपेंस 8,000 का रिकॉर्ड किया था, राइट, एज ए होलसेलर, और हमने पेमेंट कितना किया सर? पेमेंट तो हमने 7,840 ही किया, तो हमारी बचत कितनी हो गई? 160 रुपये। तो उसे हमें इनकम के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, गेन के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ऑन दी अदर हैंड सेलर के लिए वहाँ पर सेल्स उसने रिकॉर्ड करी थी 8,000 पर, और उसे पेमेंट तो 7,840 ही मिला है, इसलिए उसके लिए नुकसान जो 160 का हो गया उसको वो डेबिट करेगा एक्सपेंसेस के रूप में। डिस्काउंट अलाउड। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें लेने हैं, हर क्वेश्चन के अंदर हम डेरिवेशन करेंगे एग्जाम्पल का वर्किंग नोट के साथ, और चीज़ों को समझेंगे। आई बात समझ में? जनरल एंट्री इसकी कैसे की जाती है अभी सीखने हमें। एनकरेज द प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है, बेनिफिट बोथ बायर एंड सेलर। अब मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, क्योंकि अब हम सीखेंगे उसकी जनरल एंट्री। ठीक है, तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसे ही हम ले लेते हैं इन दी बुक्स ऑफ, ये तो हो गई मैन्युफैक्चरर, और ये हो गया होलसेलर। ठीक है, ये दो बुक्स हैं, एक तो मैन्युफैक्चरर की बुक है और एक होलसेलर की बुक है। ठीक है, बात हम यहां पर जनरल एंट्री की करेंगे। ठीक है, जब गुड्स ₹10,000 सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर जब गुड्स बेचे गए, तो मुझे एक बात बताओ, उस गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी थी? एलपी, लिस्ट प्राइस यदि बात करूं तो मैक्सिमम सेल प्राइस 10,000 थी बच्चों। ठीक है, अब इसमें से हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि हम बल्क में परचेज कर रहे हैं और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20%, और ये हमेशा लिस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। लिस्ट प्राइस है यहाँ पर 10,000, उसका 20% ये हो गया बच्चों 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर
8,000 की हो गई नेट सेल्स। ठीक है, सेलर के लिए नेट सेल 8,000 और परचेजर के लिए नेट परचेज 8,000। तो बच्चों सेल्स जो रिकॉर्ड होगी सेलर के लिए और परचेज जो रिकॉर्ड होगी परचेजर के लिए वो 8,000 पर ही रिकॉर्ड होगी। सेल्स सेलर की इनकम है इसलिए वो उसे क्रेडिट करेगा, क्योंकि इनकम बढ़ती है तब क्रेडिट करते हैं। और परचेज जो परचेजर के लिए एक्सपेंस है और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस बढ़ते हैं तब डेबिट करते हैं, इसलिए वो डेबिट करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुई थी, ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या है बच्चों? गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 सोल्ड, ठीक है, 10% 20% ट्रेड डिस्काउंट टू होल सेलर। आई बात समझ में? होल सेलर, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हमें क्रेडिट सेल यहां पर रिकॉर्ड करनी है। तो गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट टू होल सेलर। यहां पर कैश के कोई इंडिकेशन नहीं है, ओरिजिनल जब ट्रांजेक्शन हुई थी वो क्रेडिट सेल की थी। आई बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, यदि ट्रांजेक्शन क्रेडिट की है तो हमने जो वीडियो अभी तक देखे उसमें जो हमने पढ़ा है मैन्युफैक्चरर के लिए यानी कि सेलर के लिए, ठीक है, 8,000 10,000 का गुड्स 8,000 में सेल हुआ है, इनवॉइस 8,000 की रेस की है, सेल्स भी 8,000 की ही रिकॉर्ड की जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 का रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब ये 8,000 अभी तो मुझे नहीं मिले, वो 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा, तो आज तो ये क्रेडिट सेल है और ट्रांजैक्शन क्रेडिट होने के कारण पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि पैसा यदि लेना बाकी है किसी व्यक्ति से तो वो असेट है और असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो ये डेबिट किसको करेगा? मान लो होल सेलर का नाम है मिस्टर मिस्टर एक्स, मैन्युफैक्चरर का नाम है और होल सेलर का नाम है मिस्टर वाई, ठीक है, तो ये डेबिट कर देगा मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिटेड 8,000 और ये अपनी इनकम को बुक कर देगा सेल्स अकाउंट कि इनकम बढ़ रही है इसलिए ये क्रेडिट कर देगा 8,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहां पर इन्होंने परचेज किया है तो ये एंट्री करेंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिटेड 8,000 पर ये रिकॉर्ड करेंगे। और चूंकि इन्हें पैसा देना बाकी है, मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स का पैसा देना बाकी है, तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए एक लाइबिलिटी है, खरीदा है हमने, उधारी पर खरीदा है, पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। मिस्टर वाई अकाउंट हो जाएगा बच्चों क्रेडिट 8,000 रुपीज। क्या बात समझ में आती है यहां तक सभी बच्चों को? हाँ जी। अब देखिए ये ड्यू डेट से पहले क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ड्यू डेट से पहले यदि ये पेमेंट कर रहे हैं तो इनको मिस्टर वाई को तो डिस्काउंट मिल जाएगा और मिस्टर एक्स डिस्काउंट देंगे। मान लीजिए पेमेंट मिला है हमारे क्वेश्चन में 5 अप्रैल को, ठीक है, 2010 को, फुल पेमेंट मेड, फुल पेमेंट मेड एंड 2% कैश डिस्काउंट गिवन। पूरा पैसा मिल गया। पूरा पैसा कितना चाहिए था सर बताइए? 8,000 चाहिए था। अब 8,000 में से डिस्काउंट कितना हो गया सर? 8,000 का 2% 160, ठीक है, तो 700 840 ये पेमेंट मिल गया। अब यदि ये 160 की मैं बात करूं तो सेलर ने तो ये पैसा छोड़ दिया तो उसके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट करेगा डिस्काउंट अलाउड को, ये डेबिट कर देगा डिस्काउंट अलाउड। और यदि परचेजर की मैं बात करूं तो परचेजर के लिए तो ये फायदा है, इनकम है और इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो एक क्रेडिट कर देगा डिस्काउंट रिसीव। क्या बात समझ में आती है? इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, इनकम रिकॉर्ड की जाएगी डिस्काउंट रिसीव्ड के फॉर्म में इन दी बुक्स ऑफ परचेजर। ठीक है बच्चों, तो सेलर की बुक्स में चूंकि उसे पैसा मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश मिल रहा है मान लीजिए, तो कैश इज ए काइंड ऑफ असेट। असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं बच्चों? असेट बढ़ती है तो डेबिट ही करते हैं, तो कैश अकाउंट इसने डेबिट कर दिया 7840।
और इसने कुछ पैसा छोड़ दिया, जिसे बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। आई बात समझ में? और ये हो गया इसके बिजनेस का एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं यदि बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ते हैं तो ये 160 को खर्चा मानकर डेबिट कर देगा और मिस्टर वाई के अकाउंट को क्लोज कर देगा। मिस्टर वाई के अकाउंट को क्लोज कर देगा। अभी इधर ध्यान दो, मिस्टर वाई को इसने डेबिट कर रखा था, ये देखिए आप, मिस्टर वाई को डेबिट किया हुआ है, क्या हुआ है 8000 से। अब देखिए मिस्टर वाई से 7840 मिला है और 160 का हमने डिस्काउंट दे दिया है, तो मिस्टर वाई को पूरी तरीके से क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अब उससे कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मिस्टर वाई को इन्होंने क्लोज कर दिया 8000 से। 8000 डेबिट किया था, ये लिखते हुए कि पैसा लेना बाकी है, तो क्रेडिट भी 8000 से करना पड़ेगा कि अब कुछ भी पैसा नहीं लेना है, इसलिए अकाउंट पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा क्योंकि इसके बाद कुछ भी पैसा मिलना नहीं है। बात करें परचेजर की बुक में, तो परचेजर यहां पर मिस्टर वाई को पेमेंट कर रहा है। आप देखिए किसको पेमेंट कर रहा है सर? परचेजर मिस्टर वाई को पेमेंट करेगा, तो मिस्टर वाई के अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करेगा वो? डेबिट मिस्टर वाईज अकाउंट, सॉरी यहां मिस्टर एक्स था, ठीक है, तो मिस्टर एक्स के अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करेगा? ये डेबिट 8000, ठीक है, क्लोज कर दिया। बिजनेस से कैश कितना गया? असेट कम हो गई सर, 7840 की असेट कम हो गई, क्रेडिट कर दिया। और 160 रुपए का फायदा हो गया इनकम, और इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। हम बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर करने वाले हैं और ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमारी क्लियर हो जाएगी। फटाफट से हम और एग्जाम्पल्स पर चलेंगे, पर उससे पहले आप इस एग्जाम्पल की जनरल एंट्री को जरूर से उतार लीजिए। ये जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर हो जाएगी और इन द बुक्स ऑफ परचेजर हो जाएगी। क्या आई बात समझ में? यहाँ पर मिस्टर एक्स का अकाउंट जो क्रेडिट था डेबिट होकर क्लोज हो गया। बिजनेस से जितना कैश गया असेट कम हो गई, ठीक है, और फायदा जितना हो गया 160 उसे रिकॉर्ड कर लिया इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जनरल एंट्रीज होंगी, ये डेरिवेशन है सर, ठीक है, ये हमारी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सर लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो लिस्ट प्राइस का ही परसेंटेज होता है। फिर उसके बाद नेट सेल नेट परचेज आएगा, तो नेट सेल 8000 सेलर के लिए तो इनकम है, वो क्रेडिट करेगा सेल्स अकाउंट, और परचेजर के लिए खर्चा है इसलिए वो डेबिट कर देगा, ठीक है। तो इधर देखिए आप, यहाँ पर आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है क्या? हाँ सर, इनकम के रूप में, और इसने एक्सपेंसेस के रूप में परचेज को डेबिट कर दिया है। आई बात समझ में? ठीक है। फिर पेमेंट जब किया जाएगा, अब चूंकि पेमेंट ड्यू डेट से पहले किया जा रहा है, तो 8000 का ही पेमेंट का ही परसेंटेज कैश डिस्काउंट मिल जाएगा 160, ठीक है। तो 7840 का पेमेंट परचेजर के द्वारा किया जाएगा। परचेजर 7840 का पेमेंट करेगा पर अकाउंट पूरा 8000 से क्लोज करेगा। आई बात समझ में? और जो इसकी बचत हो गई डिस्काउंट रिसीव्ड, वो इसके लिए इनकम है, उसे ये क्रेडिट कर देगा। सेलर की बात करें तो लेना उसे 8000 था, मिला उसे 7840, तो बच्चों जो उससे पैसा नहीं मिला, जो उसने छोड़ दिया 2% डिस्काउंट, वो उसके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है इन द नेम ऑफ डिस्काउंट अलाउड। तो सिंपल, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को इसने डेबिट कर दिया इन द नेम ऑफ एक्सपेंस, ये खर्चा मानकर डेबिट कर दिया, और इस बंदे ने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया इनकम मानते हुए। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो ये कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का हमने प्रैक्टिकल डेरिवेशन देखा, एग्जांपल के साथ हमने इसे समझा, और इसकी जनरल एंट्री भी हमने करी। सर क्या ये बात आपको समझ में आई अच्छे से? इसके बाद इसके कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एक या दो प्रैक्टिकल, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें करने हैं, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट भर भर के उनमें आएगा, इंप्लीमेंट होगा, तो हम उसकी क्वेश्चंस के साथ और प्रैक्टिस करेंगे और हमारी जर्नी को, लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, टेक केयर, राधे राधे। कमेंट जरूर कर कर बताना मुझे फीडबैक कि ये लेक्चर समझ में आया, कितना आया कितना नहीं आया। राधे राधे।